वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर टॉपिक हमारा चल रहा था और उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था। हालांकि इसके 3 मेथड्स हैं, जैसा हम लोग इस फार्मूला से देखे थे कि अगर स्पीड को कंट्रोल करना है, मतलब सेम लोड को डिफरेंट स्पीड पे मूव करना है, तो उसके लिए 3 तरीका है। एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करके कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा कि आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करने से स्पीड बिलो बेस स्पीड मिल जाती है। मतलब नॉर्मल जो स्पीड होगी उससे कम स्पीड पे चलाने के लिए हम लोग आर्मेचर के साथ सीरीज में एक लगा लेते थे, और उसके मदद से आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाता था और स्पीड घट जाती थी। एक दूसरा भी तरीका है फ्लक्स को चेंज करके, जिसको कि आज देखेंगे, और एक और भी तरीका है टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करके। तो जो सेकंड मेथड है, हमने स्पीड को बिलो बेस स्पीड का समझ लिया तरीका। अब देखते हैं फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और फ्लक्स को चेंज करने से स्पीड में किस तरह का चेंज आता है। एक बार फिर हम लोग शंट और सीरीज मोटर इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले शंट मोटर में इस चीज को करने के लिए कैसा सर्किट अरेंजमेंट है वो देखिए। ये शंट मोटर है, इसमें क्या किया जाता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में एक रियोस्टेट को ऐड किया जाता है, लगाया जाता है, जिसका नाम है फील्ड रेगुलेटर। फील्ड रेगुलेटर। तो शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक फील्ड रेगुलेटर को कनेक्ट किया गया। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंट देखिए, इसको हम इस पे स्लाइड कर सकते हैं, इस पे मूव कर सकते हैं। अगर हमने इसको मूव करके यहां पे कर लिया है ना, तो क्या इस फील्ड रेगुलेटर को लगाना ना लगाना कोई मतलब हुआ नहीं, क्योंकि जो भी करंट यहां से आएगा वो इसमें जाएगा ही नहीं। उसको एक सिंपल सा शॉर्ट सर्किट पाथ यहां दिख रहा है। तो जब आपको स्पीड कंट्रोल नहीं करना है, तब इसको यहाँ पे रखेंगे, और जब इसको नीचे करेंगे, नीचे के किसी पॉइंट पे रखेंगे, सपोज यहाँ पे रखते हैं, तो कितना रेजिस्टेंस सर्किट में आया, इतना रेजिस्टेंस आया, कितना रेजिस्टेंस सर्किट में आया। तो इतने रेजिस्टेंस के सर्किट में आने से इस शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ गया, और शंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू, करंट की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि Vt तो कांस्टेंट है। ISH क्या होता है, Vt अपॉन RSH। लेकिन अब जब आपने ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में ऐड कर दिया, तो अब ISH क्या हो जाएगा, प्लस R1 या जो भी है, यानी करंट की वैल्यू घट जाएगी, और जो फ्लक्स होता है that is equal to Ni upon R। R तो रिलक्टेंस है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन करंट की वैल्यू घट गई, और करंट की वैल्यू घट जाएगी तो फ्लक्स घट जाएगा। सही है। तो यानी कि इस फील्ड रेगुलेटर को लगाने से आप देख सकते हैं कि फील्ड रेगुलेटर को लगाते कैसे हैं, और फील्ड रेगुलेटर को लगाने से हुआ क्या, अगर आप इसको किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर रखेंगे तो इस शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और करंट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, है ना, फ्लक्स देखिए, फ्लक्स से 2 चीजें सीधे सीधे रिलेटेड है। एक TE, हम सबसे पहले एनालिसिस के लिए यूज करते हैं इंस्टेंट ऑफ या इंस्टेंट बिफोर यूजिंग, या इंस्टेंट बिफोर स्पीड कंट्रोल प्रोसेस। स्पीड कंट्रोल प्रोसेस शुरू करने से पहले, इंस्टेंट बिफोर स्पीड कंट्रोल प्रोसेस, स्पीड कंट्रोल शुरू करने से पहले जो टॉर्क होगा TE इक्वल टू TL इक्वल टू KA ∅1 IA1।
क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा इसलिए हम इसको phi1 ले रहे हैं। अब करंट का क्या होगा देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको भी IA1 ले रहे हैं, ठीक है। तो TE1 इसको लिख देते हैं इक्वल टू TL तो लोड टॉर्क है, वो तो कांस्टेंट है, तो पहले ये है। और फ्लक्स से एक और भी चीज डायरेक्टली रिलेटेड है, वो है EA1 बैक ईएमएफ इक्वल टू KA phi1 ओमेगा M1, सही, ठीक। और IA1 क्या होगा, IA1 को आप TE1 अपॉन K phi1 भी लिख सकते हैं, या VT माइनस जो होता है फॉर्मूला वो भी लिख सकते हैं, है ना। खैर देखिए, इंस्टेंट बिफोर स्पीड कंट्रोल प्रोसेस, उससे पहले इतना टॉर्क है, इतना करंट है, ये स्पीड है, ये फ्लक्स है, सब कुछ ये है, ठीक है। नाउ व्हेन स्पीड कंट्रोल is started or rheostat is used। अब उससे पहले ये सब कुछ चल रहा था, ओमेगा M1 से चल रहा था, IA1 करंट आ रहा था, EA1 जो भी है ये सब था। अब जिस इंस्टेंट पर, है ना, यहां से अगर हम निकालें तो IA1 कितना हो जाएगा, TE1 अपॉन KA phi1, और ओमेगा M1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, EA1 अपॉन K phi1, और इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VT माइनस IA1 RA अपॉन KA phi1। IA1 को लिख सकते हैं TE1 अपॉन K phi1, और ओमेगा M1 को लिख सकते हैं EA1 अपॉन K phi1, या इस फॉर्म में VT माइनस IA1 अपॉन RA अपॉन K phi1। अब आपको जरूरत पड़ी स्पीड कंट्रोल को करने की, आपने इसको नीचे की तरफ मूव किया, हम लोग को पता है, और नीचे की तरफ मूव करके आपने किसी पोजीशन पे रख दिया। हम लोग को पता है कि स्पीड कंट्रोल प्रोसेस में स्पीड एकाएक चेंज नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। टॉर्क एकाएक चेंज हो जाता है, करंट एकाएक चेंज हो सकता है, सिर्फ स्पीड जो है वो एकाएक चेंज नहीं होता है। आपने क्या किया कि इसको नीचे मूव कर दिया। जैसे इसको नीचे मूव करेंगे, शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ गया। शंट ब्रांच के रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण इसमें जो करंट है वो कम हो गया और फ्लक्स कम हो गया। अब जब फ्लक्स कमेगा तो देखिए, अगर EA1 की बात करें तो ओमेगा M1, तो जस्ट हमने अभी उसको किया ही है, यहाँ पे प्लेस किया बस, ओमेगा M1 अभी वही है, स्पीड एकाएक नहीं घटेगी, है ना, जस्ट उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय इसको हमने नीचे मूव किया। ओमेगा M1 यही है, लेकिन फ्लक्स तो घट गया, फ्लक्स घट गया तो EA1 भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि EA है ना, इसको हम कर सकते हैं 2 लिखे, EA2 इक्वल टू KA phi2 ओमेगा M1, ठीक है। EA2 इक्वल टू KA phi2 ओमेगा M1, और फ्लक्स चूंकि घट गया है इसका मतलब ये EA2 भी घट गया, ठीक है। और IA आर्मेचर करंट का एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा एक और भी आप लोगों को पता ही है कि IA का एक और फॉर्मूला होता है, IA इक्वल टू VT माइनस EA अपॉन RA, क्योंकि VT इक्वल टू EA प्लस IRA होता है नहीं, तो VT तो कांस्टेंट है, RA कांस्टेंट है, EA घट गया, EA घट गया तो IA घट जाएगा, है कि नहीं। IA2 will be equal to VT minus EA2 by RA। तो ये जो वैल्यू है, हाँ तो सॉरी ये गलती हुई हमसे, अगर EA घटेगा तो IA की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से EA घट गया, VT में से अब कम घट रहा है, तो अगर ये EA2, ध्यान दीजिए, अगर ये बैक EMF घट गया तो IA की वैल्यू बढ़ जाएगी, है नहीं। मतलब जैसे ही आपने इसको नीचे किया वैसे ही फ्लक्स की वैल्यू घट गई, बैक EMF घट गया और करंट बढ़ गया, मतलब ज्यादा करंट अब यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है।
अब करंट की वैल्यू बढ़ गई। अब आइए इस फार्मूला पर, Te2 इक्वल टू KA phi2 IA। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि phi2 तो घट गया है सर और IA2 बढ़ गया है सर, तो टॉर्क को तो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन जितने रेट से ये घटा उतने ही रेट से ये बढ़ेगा तब ना कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए फ्लक्स आधा हो जाए और करंट डबल हो जाए तब टॉर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली जो होता है, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि एक्चुअली ये होता है कि फ्लक्स के घटने के रेट से कहीं ज्यादा टाइम्स करंट बढ़ जाता है। देखेंगे हम न्यूमेरिकल में कि फ्लक्स अगर आधा घटा तो करंट कई गुना टाइम्स बढ़ गया। यानी कि ओवरऑल क्या कह सकते हैं, फ्लक्स तो आधा घटा, करंट कई टाइम्स बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बिकम्स ग्रेटर। ठीक है, न्यूमेरिकल में देखेंगे हम लोग क्या प्रोसेस हुआ। आपने इसको नीचे किया, करंट की वैल्यू घट गई, फ्लक्स घट गया, बैक ईएमएफ घट गया, करंट एकाएक बढ़ गया, टॉर्क एकाएक बढ़ गया। अब क्या होगा, अब क्या है कि Te2 इज ग्रेटर देन TL। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो लोड टॉर्क से ज्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क से ज्यादा है तो मशीन की स्पीड बढ़ने लगेगी, है कि नहीं। इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, हायर स्पीड मिल जाएगा। मतलब इस मेथड से, वैरिंग फील्ड फ्लक्स मेथड से आपको बेस स्पीड से हायर स्पीड मिलता है, जबकि आर्मेचर वाले मेथड में आपको बेस स्पीड से लोअर स्पीड मिलता है। बल्कि इस मेथड में आपको हायर स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फील्ड फ्लक्स को वैरी करने से, फ्लक्स हम पढ़ भी चुके हैं, फ्लक्स को कम करते हैं स्पीड बढ़ता है। कारण क्या है, फ्लक्स को आप कम करेंगे बैक ईएमएफ कम जाएगा, करंट बढ़ जाएगा और टॉर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट के बढ़ने का रेट फ्लक्स के घटने के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा। देखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ने लगेगी। अब क्या होगा, स्पीड बढ़ने लगेगी, स्पीड बढ़ेगी तो E2 जो घट गया था वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, है ना, बढ़ना शुरू होगा। करंट, अब ये बढ़ना शुरू होगा तो करंट जो बढ़ गया था वो घटना शुरू होगा, है ना, और फिर टॉर्क जो बढ़ गया था वो भी घटना शुरू होगा धीरे धीरे। फाइनली एट स्टेडी स्टेट, हम यहां लिख रहे हैं एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पर क्या होगा, वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क, यानी TL लोड टॉर्क इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और उस समय स्टेडी स्टेट पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वो होगा K phi2 IASS। स्टेडी स्टेट पे जो करंट होगी, ध्यान दीजिए जब हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस वाला मेथड पढ़ा था तो उसमें हमने आपको लिखाया था कि कौन कौन चीजें कांस्टेंट रहती हैं, कौन कौन चीजें चेंज होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है उसमें, है ना, इनपुट पावर जो है वो कांस्टेंट रहता है उसमें, था ना। लेकिन यहां पे क्या होगा, वहां पे करंट इसलिए कांस्टेंट रहता था क्योंकि फ्लक्स भी कांस्टेंट था। यहां पर देखिए स्टेडी स्टेट में TL, वहां पर आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले मेथड में भी TL इक्वल टू K phi ISS। फ्लक्स वहां चूंकि कांस्टेंट था हमेशा, इसलिए स्टेडी स्टेट में करंट जो पहले था वही आ जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हम लोग देखेंगे, है ना, कि करंट बढ़ा लेकिन वापस जब घटेगा तो इनिशियल वैल्यू पे नहीं पहुंचेगा, है ना, कुछ वैल्यूज बढ़ के रहेंगी, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स भी चेंज हो गया। यहाँ phi2 है, खैर वो तो हम लोग न्यूमेरिकल में देख लेंगे। तो TL इक्वल टू क्या होगा, K phi2 IASS। IASS will be the final value। और IASS क्या होगा, है ना, IASS क्या होगा, अच्छा IASS निकालेंगे उससे पहले, ठीक है, ओमेगा M2 या ओमेगा M2 ही लिखना सही है, क्योंकि या SS पे लिख सकते हैं आप स्टेडी स्टेट में जो करंट है। ये हो जाएगा आपको VT माइनस IASS RA अपॉन KA phi2, ठीक है। ओमेगा MS इक्वल टू इसी फार्मूला से लिए सीधे VT माइनस IASS RA अपॉन KA phi2। EASS क्या होगा,
के ए 5 ओमेगा एम एस एस। ठीक है, तो यही सब चीजें होंगी। अब हमको एक जनरल फार्मूला जो निकालना है वो हम निकालते हैं यहाँ पर, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ओमेगा एम एस एस अपॉन ओमेगा एम वन। ठीक है, ओमेगा एम एस एस या ओमेगा एम टू बाई ओमेगा एम वन, दिस बाई दिस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आई ए एस एस आर ए अपॉन वी टी माइनस आई ए वन आर ए इंटू, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 5 1 बाई 5 1 अपॉन 5 2। इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, एंड 2 बाई n1 भी कर सकते हैं इसको, आरपीएम के टर्म्स में भी हो जाएगा। जैसे हमने आर्मेचर के लिए फॉर्मूला निकाला था, वैसे यहाँ पर इसके लिए ये फॉर्मूला है, ओमेगा एम एस एस, या आप इसको कह सकते हैं n2 बाई n1, है ना, इक्वल टू वी टी माइनस आई एस एस आर ए अपॉन वी टी माइनस आई ए वन आर ए इंटू 5 1 बाई 5 2। जनरली जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा उसमें आपको यही बताएगा कि फ्लक्स कितने परसेंटेज से घटा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लिखता है कि पहले से फ्लक्स रिड्यूसेस बाय 10%। इंग्लिश में ये थोड़ा सा है, रिड्यूसेस बाय 10%, मतलब 10% से घटा। मतलब पहले अगर 100 वेबर था तो 10% घटा, मतलब अब 90 वेबर है। ठीक है, एक बात। और अगर लिखा रहे रिड्यूसेस टू 10%, रिड्यूसेस टू 10%, मतलब कि 10% तक घटा। मतलब पहले अगर 100 वेबर था तो अब 10 वेबर है। अगर क्वेश्चन में थे रिड्यूसेस बाय 10%, तो 10% से घटा, मतलब पहले 100 वेबर तो अब 10 वेबर, अब 90 वेबर। और अगर दिया रहे रिड्यूसेस टू 10%, तो पहले अगर 100 वेबर था तो अब 10 वेबर। समझ में आ गई बात? तो ये जनरली इसी टर्म्स में होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, और इस मेथड से हम लोग स्पीड, हायर स्पीड प्राप्त कर लेते हैं, और कितना फ्लक्स रिड्यूस करेंगे तो कितना हायर स्पीड मिलेगा उसका ये फॉर्मूला है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे और भी चीजें इसके बारे में क्लियर होंगी। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीसी शंट मोटर में उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट, और मोटर 1000 आरपीएम की स्पीड से चल रहा है, और उस समय जो आर्मेचर करंट ड्रॉ कर रहा है वो है 50 एम्पीयर, और इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फील्ड रेगुलेटर को यूज करके उसके फ्लक्स को घटाया गया बाय 10%, 10% घटाया गया। तो अब क्या क्या होगा, पूरी एनालिसिस हम लोग करेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग करते हैं बिफोर स्पीड कंट्रोल। फील्ड रेगुलेटर को यूज करने से पहले की क्या स्थिति है, जिस समय ये 1000 आरपीएम पे चल रहा है उस समय, और करंट 50 एम्पीयर ले रहा है उस समय। तो देखिए, उस समय Vt इक्वल टू EA1 प्लस IA1 RA, ये तो हर समय है। यहाँ से आपको Vt पता है, IA1 पता है, RA पता है, तो आप EA1 निकालिए। तो 200 इक्वल टू EA1 प्लस दिस, EA1 कितना आ गया 195, और EA1 किसके बराबर होगा, KA51 ओमेगा M1 के। ओमेगा M1 आपको पता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1000 आरपीएम से। ओमेगा M होता है 2 पाई n स्मॉल n आरपीएस। तो यहाँ से K51 की वैल्यू हम निकाले हैं 195 अपॉन ओमेगा M1। ओमेगा M1 क्या लिखे, ओमेगा M1 की जगह 2 पाई स्मॉल n होता है आरपीएस, तो M 1000 आरपीएम को हमने आरपीएस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो K51 की वैल्यू आती है वो आती है 1.862। ये निकालना जरूरी था ताकि हम लोग टॉर्क निकाल सकें। टॉर्क क्या होगा उस समय, KA51 IA1। अब K51 की वैल्यू 1.862 पुट कर दिए, IA1 की वैल्यू 50 पुट कर दिए, टॉर्क आ गया 93.1 न्यूटन मीटर। यही लोड टॉर्क भी होगा, क्योंकि पहले इसी पे चल रहा था, टॉर्क यही था, तो यही लोड टॉर्क भी होगा। उस समय अगर पावर इनपुट देखें तो Vt इंटू IA हम लिख लिए। थोड़ा सा यहाँ पे ये है,
एक्चुअली तो पावर इनपुट VT इंटू IL होगा, लोड करंट, ठीक है। लेकिन चूंकि हमको पता ही है शंट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और शंट ब्रांच से करंट ऐसे भी कम जाता है, और अब तो और आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो अब और कम होगा, इसलिए हमने IF को नेग्लेक्ट करके एक हमको निकालना नहीं है, हमको मेन समझना है कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस में हम कर रहे थे तो पावर इनपुट सेम रहा था, क्या यहाँ भी वो चीज़ होगी? तो उसके लिए हमने पावर इनपुट VT इंटू IA कर लिया, तो 200 गुने 50 10 किलोवाट आया, और पावर आउटपुट हमने किया है टाउ ओमेगा m से, तो टॉर्क कितना है 93.1 जो हमने यहाँ से निकाला, और ओमेगा m1 ये आपको पता ही है, तो वहाँ से कितना गया 9.75 किलोवाट, बाकी जो 0.25 किलोवाट है वो लॉस वगैरह हो रहा होगा। ये तो थी कहानी जब मोटर आपका पहले नॉर्मल कंडीशन में था। अब आपने स्पीड को बढ़ाने के लिए फील्ड रेगुलेटर को मूव किया, जिस समय आपने उसको मूव करके फिक्स पोजीशन पे रख दिया उस समय क्या होगा? तो उस समय चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया, फ्लक्स घट जाएगा। कितने परसेंट से घट रहा है? 10% से घट रहा है, तो 10% से घट रहा है, मतलब नई जो वैल्यू है वो 90% है पहले वाले की। जैसा मैंने आपको बताया कि 10% घट गया, मतलब पहले अगर 100 वेबर था तो अब 90 वेबर हो गया, तो Ka∅2, K तो कांस्टेंट है, Ka∅2 आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ∅2 विल बी इक्वल टू 0.9 टाइम्स ∅1, तो K तो भाई कांस्टेंट है, तो K∅2 क्या होगा 90% ऑफ K∅1, और K∅1 हम लोग निकाल चुके हैं 1.862, तो 0.9 इंटू 1.862 1.6758 ये है। अब हमने बात किया था कि फ्लक्स जैसे ही घटेगा बैक EMF घट जाएगा तुरंत, तो देखिए स्पीड नहीं घटेगी उस समय, तो EA2 इक्वल टू 1.67 K∅2 ओमेगा m1, अभी स्पीड वही है, धीरे धीरे स्पीड का जो भी होना होगा, तो 1.6758 इंटू ओमेगा m1 करेंगे तो EA2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175.489। ये जो वैल्यू है ये EA2 की मिनिमम वैल्यू है ना, ये मिनिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा, अब तो बढ़ेगा, फिर जैसे स्पीड फिर आपका बढ़ना शुरू होगा फिर ये बढ़ेगा, ये मिनिमम वैल्यू है 175.489। देखिए पहले कितना था 195, और अब घट करके कितना हो गया एक बैक 175.489। जैसे ही ये घटा वैसे ही करंट एक बैक बढ़ जाएगा, कितना IA2 इक्वल टू VT माइनस EA2 बाई RA, तो VT तो 200 है, EA2 आप देख ही रहे हैं कितना हो गया, और RA तो ये, तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है 245.10। सब सोचिए पहले था 50 एम्पियर, अब एक बैक बढ़ के 245 एम्पियर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद फिर करंट घटेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो फ्लक्स तो 10% ही घटा, करंट देखिए कितना परसेंट बढ़ गया। टॉर्क को भी देख लें, Ka∅2 IA2, K∅2 1.6758 और IA2 245.106, देखिए टॉर्क की वैल्यू गुजरा, देखिए 410.75 न्यूटन मीटर, जबकि लोड टॉर्क कितना है 93.1 न्यूटन मीटर, तो लोड टॉर्क से ज्यादा हो गया, लोड टॉर्क से ज्यादा हो गया, स्पीड बढ़ने लगेगी, स्पीड बढ़ने लगेगी, बैक EMF बढ़ने लगेगा, करंट घटने लगेगा, टॉर्क घटने लगेगा, लेकिन टॉर्क पहुंच चुका है हाई वैल्यू पर, इट विल टेक टाइम, है ना। तो फिर क्या होगा, अब वापस जब टॉर्क घट करके लोड टॉर्क के बराबर हो गया तब कहेंगे कि स्टेडी स्टेट आ गया, स्पीड बढ़ती रहेगी, टॉर्क घटता रहेगा, टॉर्क जब घट करके लोड टॉर्क के बराबर हो गया उस समय जो स्पीड होगी वही ओमेगा m स्टेडी स्टेट होगा। तो देखिए स्टेडी स्टेट पे TL तो हमको पता है 93.1, ये बराबर हो जाएगा TSS के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन स्टेडी स्टेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन स्टेडी स्टेट का फार्मूला क्या होगा Ka∅2 IASS, फ्लक्स तो वही है ना, तो Ka∅2 IASS, ठीक है। तो Ka∅2 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से हम IASS की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले मेथड में आर्मेचर करंट वापस वहीं पहुंच जाता था, इसमें होगा क्या, तो आप करके देखेंगे तो करंट की वैल्यू आपको आएगी 55.56 एम्पियर, और पहले करंट कितना था 50 एम्पियर, और अब कितना है 55.56 एम्पियर, मतलब करंट वापस उस वैल्यू पे नहीं पहुंचा, करेक्ट।
करंट समझ आ गया। स्पीड देख लेते हैं, vt माइनस ISS अपॉन RA अपॉन K phi2। इस फॉर्मूला से आप स्पीड निकालेंगे तो 116.03 रेडियन पर सेकंड। आप करके देख लीजिएगा। आरपीएम में हो जाएगा 1108 आरपीएम। तो पहले था ये 1000 आरपीएम और अब स्पीड बढ़ के कितना हो गया 1108 आरपीएम। करेक्ट, ठीक है। और देखते हैं EASS। तो जब आप बैक ईएमएफ को देखिए तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, 194.44 है और पहले भी कितना था 195। तो ये नॉर्मली ये लगभग क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। पावर इनपुट देखिए तो चूंकि आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ गई तो पावर इनपुट भी बढ़ गया 11.12 किलोवाट। और आउटपुट पावर लोड टॉर्क से में स्पीड बढ़ गया और आउटपुट पावर होता है टॉर्क इनटू स्पीड, टॉर्क से में स्पीड बढ़ गया तो आउटपुट टॉर्क भी आउटपुट पावर भी क्या हो बढ़ जाएगा। आउटपुट पावर भी देखिए यहाँ पर 10.802 है और यहाँ पर था 9.75 किलोवाट। आइए जरा जल्दी से देख लें क्या क्या चीजें कांस्टेंट रह रही हैं और क्या क्या चीजें चेंज कर रही हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो कांस्टेंट क्या क्या चीजें रह रही हैं। पहला तो टॉर्क, अगर हम ट्रांजिएंट पार्ट को बहुत ही छोटे पीरियड का माने तो टॉर्क तो ऑलमोस्ट सेम ही है। दूसरा और क्या कांस्टेंट रह रहा है, EA बैक ईएमएफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। और तो कोई चीज हमको नहीं दिख रहा है कांस्टेंट इसमें, ठीक है। और वेरिएबल क्या है, फर्स्ट पावर इनपुट इंक्रीज कर रहा है ना, बोलिए। सेकंड पावर आउटपुट ये भी इंक्रीज कर रहा है। पिछले वाले केस में आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले में पावर इनपुट सेम था और पावर आउटपुट कम गया था, तो हम कह रहे थे कि एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, एफिशिएंसी घट जा रही है। यहाँ पर भी एफिशिएंसी घटेगी लेकिन चूंकि पावर आउटपुट भी बढ़ रहा है और पावर इनपुट भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, इसलिए एफिशिएंसी वाइज ये मेथड पिछले मेथड से बढ़िया है। इसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट, वहां पे इनपुट सेम था आउटपुट घट गया तो एफिशिएंसी तो बेरागरक होगा ही उसका। लेकिन यहाँ पे आउटपुट भी बढ़ रहा है इनपुट भी बढ़ रहा है तो रेशियो विल रिमेन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। तो एफिशिएंसी वाइज दिस मेथड इज बेटर, एफिशिएंसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। थर्ड करंट IA ये भी बढ़ रहा है। फोर्थ फ्लक्स ये तो घट रहा है। और कुछ बोलिए, ओके। स्पीड तो बढ़ी रहेगी, ओके ना। तो ये इसका पूरा का पूरा एनालिसिस है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए और इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होंगे उसको बनाइएगा। अब आते हैं सीरीज मोटर में किस तरह से, ये सीरीज मोटर में भी ये सारी चीजें सेम है, सारा प्रोसेस सेम है, बस सीरीज मोटर में फील्ड फ्लक्स को चेंज करने का 3 तरीका है, वो 3 तरीका को तुरंत हम लोग देख लेंगे। देखिए सीरीज मोटर में भी ऑपरेशनल वाइज वही सारी चीजें होंगी जो शंट में हुआ, जो भी चीजें हुई शंट में सेम सारा कुछ इसमें भी अप्लाई होता है। फ्लक्स को हम घटाते हैं, वैक्यूम में घटता है, करंट बढ़ता है, फिर टॉर्क बढ़ जाता है, फिर वो सारी चीजें इसमें भी अप्लाई होती हैं। लेकिन इसमें सीरीज मोटर में जैसे शंट में तो करने का एक ही तरीका है, फील्ड रेगुलेटर को ये करके जो जनरली करते हैं। सीरीज में इसको करने के 3 तरीके हैं, एक है डायवर्टर फील्ड कंट्रोल, एक है टैप्ड फील्ड कंट्रोल और एक और है सीरीज पैरेलल मेथड। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे तीनों को, छोटा छोटा सिर्फ उनके कंस्ट्रक्शन को समझना है, बाकी ऑपरेशनल वाइज सब कुछ सिमिलर है। तो डायवर्टर फील्ड कंट्रोल में क्या है, देखिए ये है डायवर्टर फील्ड कंट्रोल। डायवर्टर फील्ड कंट्रोल में क्या करते हैं हम कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है RSE, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ पैरेलल में एक रियोस्टेट लगाते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में एक रियोस्टेट लगाते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में जब आपको स्पीड कंट्रोल नहीं करना है उस समय आप सोच के देखिए कि इसको कहाँ रखेंगे। जब आपको स्पीड कंट्रोल नहीं करना है तो इस पॉइंटर को कहाँ रखेंगे। स्पीड कंट्रोल नहीं करना है मतलब फ्लक्स में वो कोई चेंज नहीं करना है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं करना है मतलब इससे करंट में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे तब तो जो भी करंट यहाँ से आ रहा है उसको सीधे दिखेगा शॉर्ट पाथ,
है ना। अगर आप इस पॉइंटर को, इसको डाइवर्टर कहते हैं इस रेजिस्टेंस को, अगर आप इसको यहाँ रख देंगे तो यहाँ से जो भी करंट आएगा उसको दिखेगा सीधे शॉर्ट पाथ, तो वो इससे जाएगा ही, और इससे नहीं जाएगा, करंट ही नहीं जाएगा वाइंडिंग से, तो फ्लक्स कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपको कोई भी स्पीड कंट्रोल नहीं करना है तो इस पॉइंटर को हम लोग यहाँ रखते हैं। हम लोग को पता है कि सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है ना। तो यहाँ से जो करंट आएगा उसके पास दो रास्ता है, एक है ये हाई रेजिस्टेंस पाथ, दिस इज हाई कंपैरिजन टू दिस, इसके कंपैरिजन में काफी हाई है। तो एक तो है ये और दूसरा है ये लो रेजिस्टेंस पाथ। तो करंट दोनों से जाएगा, शॉर्ट तो है नहीं कि सिर्फ इससे चला जाएगा, दोनों से जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम जाएगा। इट विल नॉट बी वेरी मच, बहुत इतना नहीं है कि कुछ खास फर्क पड़े। तो इससे कम करंट जाएगा और अधिकतर करंट इससे चला जाएगा सीरीज वाइंडिंग से, जब आपको स्पीड कंट्रोल नहीं करना है। और जब आपको स्पीड कंट्रोल करना है, जब आपको स्पीड कंट्रोल करना है तब आप इस पॉइंटर को घिसकाइए। जैसे जैसे हम इस पॉइंटर को घिसकाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू इससे बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर हम इतना ले रहे हैं तो हम इतना रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं और इतने को कंसीडर नहीं कर रहे। तो जैसे जैसे आप इसको घसकाते जाएंगे वैसे वैसे करंट इधर बढ़ता जाएगा और इधर कमता जाएगा, है ना। करंट डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, ठीक है नहीं। जब पॉइंटर यहाँ पर था तो इससे मान लीजिए जीरो करंट था, हाँ, और सारा का सारा करंट इससे जा रहा था। लेकिन जब पॉइंटर को जैसे जैसे आप इधर घसकाना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप इसके रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो कुछ करंट इधर से भी जाएगा, तो इधर से करंट कम जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डाइवर्टर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये डाइवर्ट कर रहा है, करंट को डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्टिंग, इट इज डाइवर्टिंग द करंट। तो इसके कारण करंट जब इससे कम जाएगा तो ऑब्वियसली जब करंट कमेगा तो फ्लक्स कम जाएगा, और फ्लक्स कम जाएगा तो फिर आगे की कहानी आपको पता है। तो ये एक मेथड है डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है। देखिए इसमें एक ये मेथड है, ठीक है। इस मेथड का एक डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि डाइवर्टर जो रेजिस्टेंस है ना, इसको भी आपको एक कॉइल के रूप में लेना पड़ेगा। मतलब जैसे ये एक कॉइल है, इसका कुछ इंडक्टेंस है, सिमिलरली इसको भी आपको कॉइल के फॉर्म में लेना पड़ेगा, इंडक्टेंस के फॉर्म में। क्यों? इसके पीछे कारण है। देखिए कारण ये है कि सपोज आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है ना, और उसमें हम लोगों ने यूज किया हुआ है डीसी सीरीज मोटर, और स्पीड कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं ये वाला मेथड, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ट्रैक्शन में कि किस तरह से करंट वायर से लेता है ट्रेन और कैसे अंदर का सारा मैकेनिज्म है। तो आप लोग पढ़िएगा कि जैसे ये अगर वायर है तो ट्रेन से निकल के ऐसे एंगल में एक पैंटोग्राफ निकलता है इस तरह से, है ना। और वो जो ये वायर है, अगर ये वायर है तो पैंटोग्राफ, वायर तो फिक्स है और पैंटोग्राफ इस पर ऐसे मूव करता जाता है, कंटिन्यूअसली इस वोल्टेज के कांटेक्ट में रहता है, करंट कलेक्ट करके नीचे देता रहता है। लेकिन इट इज पॉसिबल कि कभी कभी इसका कांटेक्ट इससे छूट जाए, होता है, हो सकता है ना, कि ये जो इससे चल रहा है ना, इसका कांटेक्ट इससे छूट जाए, फिर कांटेक्ट बने, कांटेक्ट छूट जाए, फिर कांटेक्ट बने। जिस समय कांटेक्ट छूटेगा उस समय फ्लक्स की वजह, जिस समय कांटेक्ट छूटा, जैसे ये, जिस समय कांटेक्ट छूटेगा उस समय करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और EA बैक ईएमएफ इक्वल टू KA phi ओमेगा m। जिस समय कांटेक्ट छूटेगा उस समय आपको यहां से जो करंट आ रहा है उस करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है।
और बैक ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, और बैक ईएमएफ अगर 0 हो गया तो IA इक्वल टू VT माइनस EA अपॉन RA। तो ये अगर 0 हो गया, RA तो आपको पता ही है कम होता है, IA की वैल्यू बहुत ज्यादा, इसमें RSC भी होगा, IA की वैल्यू तो बहुत बढ़ जाएगी। और कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये अगर कांटेक्ट छूटेगा भी तो इट विल बी फॉर वेरी स्मॉल टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि करंट 0 हो गया, जैसे ही छोड़ा करंट 0 हो गया, वापस जब ये कांटेक्ट बनाएगा तो अगर ये एक इंडक्टर है और ये एक रेजिस्टर है, तो हम लोग को पता है इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन करंट, तो वापस कांटेक्ट तो बना, लेकिन इससे करंट तुरंत नहीं होगा चालू। और अगर तुरंत नहीं होगा चालू तो EA, अगर इससे करंट नहीं होगा चालू तो फ्लक्स 0 ही रह जाएगा। ट्रेन तो मूव करेगा आपको इनर्शिया से, लेकिन EA की वैल्यू जो है वो कुछ देर के लिए 0 हो जाएगी, और ये अगर कुछ देर के लिए 0 है तो उतने देर के लिए आपको लार्ज करंट IA फ्लो होगा, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। समझ आ रही है बात? मैंने क्या कहा, जब ये ट्रेन चल रहा है पैंटोग्राफ कैन लूज कांटेक्ट, जिस समय कांटेक्ट लूज करेगा करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बैक ईएमएफ 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये माइक्रोसेकेंड्स के लिए है तब तो कोई बात नहीं, अगर छोड़ा फिर पकड़ लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन होता है एक्चुअली, ये होता है माइक्रोसेकेंड्स के लिए, लेकिन होता क्या है कि कांटेक्ट छूट गया, अब दोबारा जब कांटेक्ट बनता है तो ये अपोज करने लगता है, और ये अपोज करेगा तो करंट इससे जाएगा, जितने देर के लिए अपोज करेगा उतने देर के लिए फ्लक्स कम जाएगा, है ना, और उतने देर के लिए फ्लक्स 0 होगा, बैक इन 0, करंट भी डेंजरसली है। अगर आप इसको भी कॉइल का फॉर्म दें, है ना, और इसका टाइम कांस्टेंट कम रखें इसके कंपैरिजन में इस तरह से, ठीक है, तो दोनों, तो क्या होगा कि करंट इससे भी पास करेगा। टाइम कांस्टेंट का सारा क्या है, इसका टाइम कांस्टेंट कम रखें, इसको भी कॉइल का फॉर्म दें, इसके कंपैरिजन में इसका टाइम कांस्टेंट कम रखें, तो करंट इससे फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टर है तब तो इसी से करेगा, अगर इंडक्टर है, कॉइल है जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में तो इससे करेगा पहले। तो इसलिए इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो डाइवर्टर है उसको भी कॉइल का फॉर्म में रखना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली हो जाता है, इसलिए इस मेथड को यूज नहीं करते। हालांकि करते थे पहले, बट अब इसका यूज नहीं है ट्रेन्स में या कहीं भी। अब जो मेथड का यूज है वो है ये टैप फील्ड कंट्रोल। जनरली जितने भी ट्रेन्स हैं डीसी मोटर से चलने वाले, उन सब में स्पीड कंट्रोल के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस मेथड को, टैप फील्ड कंट्रोल। इसमें क्या है, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, जैसे ये फील्ड वाइंडिंग है ना, उसमें कई जगह से टैपिंग्स निकला हुआ है ना, टर्न, जैसे मान लीजिए 100 टर्न है तो 10 टर्न पर एक टैपिंग निकाल दिया, 20 पे निकाल दिया, 30 पे निकाल दिया, 40 पे निकाल दिया, इस तरह से, मतलब वाइंडिंग तो पूरी कंप्लीट है, लेकिन यहां से भी निकाल दिया, यहां से भी निकाल दिया, इस तरह से टैपिंग्स निकाल दिया, ठीक है। इनिशियली जब आपको स्पीड नॉर्मल रखना है तो आप इसको इससे कनेक्ट कर दें। मैक्सिमम जो होता है हम लोग को दिखता क्या है, ड्राइवर इज जस्ट मूविंग, बट एक्चुअली अंदर में क्या है कि जब नॉर्मल स्पीड है तब तो ये यहाँ पे रहेगा, पूरा का पूरा टर्न आपको पता है ना, phi इज इक्वल टू NI, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जब ये यहाँ पर है तो पूरा का पूरा टर्न सर्किट में है, तो फ्लक्स की वैल्यू हाई है, स्पीड आपका नॉर्मल स्पीड है। अब जब स्पीड बढ़ाना है तो अगर हम यहाँ से, मतलब कांटेक्ट ब्रेक नहीं होता है, उसी पर स्लाइड होता है, तो अगर हम अब इसको यहाँ पे लगाएं तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें, क्या इधर जाएगा? नहीं, इधर तो ओपन है, करंट इधर से निकल जाएगा। मतलब आपने इतने टर्न्स को हटा दिया, इतने टर्न्स को हटा दिए, और टर्न्स अगर कम हो जाएगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा, टर्न्स अगर कम हो जाएगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा, और फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी।
और स्पीड बढ़ाना है, अब और टर्न्स को कम करें, यहाँ पे लगा दें तो और भी फ्लक्स कम हो जाएगा और भी स्पीड बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो ये एक इसमें पॉइंट है कि टैप फील्ड कंट्रोल में हम एक लिमिट में टर्न्स को घटा करके स्पीड को बढ़ाते हैं। हालांकि ये जो फ्लक्स वाला जो भी मेथड है, चाहे डाइवर्टर हो चाहे शंट में हो, इसका एक डिमेरिट भी है। अगर आप बहुत हाई स्पीड चाहते हैं तो आपको फ्लक्स को बहुत कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। और जब फ्लक्स बहुत कम हो जाएगा तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए एक लिमिट है, उस लिमिट में आप कर सकते हैं, जो आगे देखेंगे आप लोग। तो टैप फील्ड कंट्रोल में क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसमें कई जगह से टैपिंग्स निकली हुई होती हैं, और उन टैपिंग्स पे आप जब इसको स्लाइड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप कम कर सकते हैं, जिससे फ्लक्स कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी, करेक्ट ना। लास्ट देखते हैं सीरीज पैरेलल। इस सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल में ये नॉट मच यूज्ड मेथड, क्योंकि इसमें एक रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका है। इसमें क्या है कि जो सीरीज के फील्ड वाइंडिंग है उनको दो पार्ट में, मतलब जो वाइंडिंग करते हैं दो पार्ट, टोटल जो टर्न्स हैं, जो टोटल टर्न्स हैं उसके दो पार्ट, मान लीजिए 100 टर्न्स है तो 50 टर्न्स इधर है, 50 टर्न्स इधर है। एक पोजीशन में वो दोनों 50 टर्न्स आपस में सीरीज में होते हैं। सपोज कि एक पोजीशन है उसमें दोनों टर्न्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब 50 टर्न्स यहाँ 50 टर्न्स यहाँ, है ना। NS क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को दिखा रहा है, तो NS/2 यहाँ, NS/2 यहाँ, और ये जो 50 टर्न्स है उसका रेजिस्टेंस RS/2, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में RS होगा, इसका रेजिस्टेंस RS/2, इसका रेजिस्टेंस RS/2, ठीक है। अब जब ये सीरीज में है फील्ड वाइंडिंग्स आपस में कनेक्टेड, तब टोटल MMF क्या होगा। MMF क्यों निकालना है, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो MMF निकाल के फ्लक्स की बात समझ में आएगी। तो MMF होता है N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, NS/2 प्लस NS/2 इंटू IA, टोटल करंट दोनों से तो यही है, NS इंटू IA, ये है MMF। और बैक EMF क्या होता है, VT माइनस IA, ES इक्वल टू VT माइनस, मतलब सीरीज में बैक EMF कितना होगा, VT माइनस IA इंटू RA प्लस RS, ठीक है। अब जब स्पीड कंट्रोल करना है तो एक सिंपल लीवर मैकेनिज्म से ये जो सीरीज में ये दोनों हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। जैसे आप लीवर को पुल करेंगे तो ये जो आपस में सीरीज में है ये इस तरह से पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये पैरेलल में आ गए तब अगर MMF निकालें तो अब इस NS, अब पैरेलल में आ गए तो करंट IA जो था IA/2 इससे जाएगा, IA/2 इससे जाएगा, बिल्कुल आधा आधा पैरेलल में आया। तो इससे जो करंट जाएगा वो होगा IA2 और NS/2। तो MMF इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो इसका होगा IA/2 इंटू NS/2, इसका होगा IA/2 इंटू NS/2, और दोनों का कंबाइन करेंगे तो NS/IA/2। तो आप देख रहे हैं कि फ्लक्स की MMF की वैल्यू घट गई, और MMF की वैल्यू घट जाएगी तो फ्लक्स भी हाफ घट जाएगा, और फ्लक्स घट जाएगा तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी। उसका फार्मूला भी निकालेंगे। तो यहाँ पे EAP, यहाँ पे बैक EMF पैरेलल में क्या होगा, VT माइनस IA। अब RA तो है लेकिन ये सीरीज में इसके RS/2 पैरेलल में है, तो RS/2 और RS/2 के पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो आएगा RS/4। तो ये है EAP। अब देखिए हम लोग को पता है कि EA अगर हम P अपॉन EAS करें तो इसको लिख सकते हैं KA 5P ओमेगा MP बाई KA 5S ओमेगा MS, K कट जाएगा, और 5P अपॉन 5S वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, MMF के। तो इसको लिख सकते हैं FP, और ओमेगा M को अगर हम स्पीड के टर्म्स में लिखें तो हम RPS में लिखें तो NP बाई FS इंटू NS लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए जरा, देखिए EAP और EAS आप यहां से निकाल सकते हैं सीधे सीधे, और स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए
FP के जगह ये आप रख दीजिए, ये F क्या है, MMF, ठीक है ना। FP क्या हो जाएगा, NS IA by 2 into NP डिवाइडेड बाई FS की जगह क्या लिख सकते हैं, NS IA इंटू NS। यहाँ से NSIA और NSIA कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया आपको NP by 2NS, ठीक है। यहाँ से आप EAP और EAS ये दोनों इन फार्मूला से, नीचे जो फार्मूला दिया उससे निकाल सकते हैं और डायरेक्ट जो फार्मूला आएगा आपको वो हो जाएगा, पैरेलल में जो स्पीड है NP विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स NS इंटू EAP बाई EAS, है ना। पैरेलल में जो स्पीड होगा वो होगा NP इक्वल टू 2 इंटू NS इंटू EAP अपॉन EAS, और EAP EAS कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NP इक्वल टू 2 इंटू NS इंटू EAP कितना है, BT माइनस IA इंटू RS बाई 4 प्लस RA, ठीक है, और डिवाइडेड बाई BT माइनस IA इंटू RA प्लस RS। तो ये भी एक तरीका है, हालांकि यूज नहीं करते हैं इसको, बट दिस ऑल्सो ए मेथड। इसके साथ स्पीड कंट्रोल बाय वायरिंग फिल्टर्स आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करके कैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं। इसका एक और नाम है वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ DC machine. Okay, let's stop it.